डियर स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण कुमार, संचालक दीक्षा एकेडमी एंड जुपिटर एकेडमी। हमने एमटेक आईआईटी वाराणसी से किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और गेट में ऑल इंडिया रैंक 3 आया था। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा। आज जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग फाउंडेशन के पॉइंट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। अब फाउंडेशन का स्टार्ट कैसे किया जाए, मेन बात क्या है, हम लोगों को एप्लीकेशन और कैलकुलेशन के पावर को इंक्रीज करना है। पहले हम लोग जो सपोर्ट लेंगे वो सपोर्ट कहाँ का होगा, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें कैसे एप्लीकेशंस वगैरह यूज में आते हैं या किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन बढ़ा सकते, पावर बढ़ा सकते, उसका डिस्कशन। तो बेसिक चैप्टर जो पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा कंसेप्ट के आधार पे डिस्कस करेंगे। बेसिक चैप्टर कौन सा पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स का, 10th क्लास का चैप्टर लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 11th का नहीं है, अभी हम लोग फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फाउंडेशन करने का मतलब स्टूडेंट के थोड़े से एप्लीकेशन और कैलकुलेशन पावर को इंक्रीज करना, ये मेन पर्पस है। आते हैं पॉइंट पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये डेफिनेशंस वगैरह सब स्टूडेंट्स को याद होंगे, उस पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस किस पे होगा, एप्लीकेशन एंड कैलकुलेशन पे। ये बातें ध्यान। करंट इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी हम लोग कहते करंट वर्ड यूज करते, करंट, ओनली करंट, करंट कह दिए। इलेक्ट्रिसिटी न लगाए तो भी बाय डिफॉल्ट यही होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सिंपल वे में यदि कहा जाए कि करंट कितना है तो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कि करंट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल रिवर करंट, रिवर करंट भी सुने होंगे, नदी का पानी बह रहा हो उसको भी करंट के फॉर्म में ही इंडिकेट करते हैं। रिवर करंट ये भी एक तरह का करंट है। तो करंट एक्चुअल में क्या है, कहीं भी फ्लो कर रहा हो, फ्लो, तो उन सबको हम लोग करंट के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। सिंपल वे में उसको करंट कहा जा सकता है। हाँ, उसमें टर्म लगाना होगा, वाटर करंट, वाटर फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक लगाओ तो भी सही, ना लगाओ तो भी सही, लेकिन सिर्फ करंट कर दिए तो वाटर करंट मीनिंग नहीं होता, उसमें वाटर लगाना पड़ता है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले करंट के बारे में। फार्मूले वगैरह तो मालूम होंगे सभी लोगों को। करंट जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो के रेट को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो के रेट को, फ्लो कौन कर रहा, चार्ज। करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, जो चीज फ्लो कर रहा है वो, और रेट वर्ड जो यूज होता है वो खास करके हम लोग क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो टाइम से इसको डिवाइड कर दे, है कि नहीं। फिजिक्स में रेट, नॉर्मल चीजों में रेट नहीं, नॉर्मल चीजों में रेट जो है, कोई भी मार्केट से कोई सामान खरीदने के लिए चले गए
रेट कितना है, उसमें पर सेकेंड नहीं होता, पर पीस, पर केजी, पर बंडल ऐसा करके होता है, वो अलग चीज है। यहाँ फिजिक्स में मैक्सिमम कंडीशंस वगैरह में रेट जब वर्ड आएगा तो टाइम से डिवाइड करना सिंपल है। जैसे रेट का मीनिंग समझ ले, है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उसके लिए यदि हम लोग रेट का मीनिंग समझे तो जैसे सिंपल हम लोग मान लिया जाए कि नोटबुक खरीदने के लिए गए और पता चला, या पेंसिल खरीदने को गए और ₹50 में टोटल 10 पेंसिल मिला, ₹50 में। अब पूछा जाए रेट कितना इसका, एक पीस का, वही करते हैं, एक पीस का रेट तो क्या कहेंगे, ₹5। कैसे पता किए, डिवाइड किए, मतलब हमें क्या करना है, रेट पता करना है पर पीस। यहां पे रेट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, पर पीस है तो इधर पर सेकेंड होता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो किया उसका। तो रेट पर पीस पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट पर पीस है तो कितने पीस थे, 10 पीस थे। पर पेंसिल पता करना है, 10 पेंसिल था, 10 से डिवाइड कर दिए, रेट आ गया। वैसे फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया, टोटल कितने समय में फ्लो किया, वो यहां पे लिखना है कि नहीं। तो जैसे इधर डिवाइड करते हैं वैसे ही यहां पर भी डिवाइड करना है, Q/T। रेट में हर समय टाइम ही होता, इसीलिए वैसा कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, फिर भी चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर पर सेकेंड, ऐसा लिख दिए तो क्रिस्टल क्लियर, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये है करंट का फार्मूला। अब करंट के बारे में जैसे कहा जाए, Q/T आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं कि क्या करंट पता करने के लिए या करंट होने के लिए वायर होना जरूरी है क्या, ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा हो डायरेक्ट, तो क्या उसको करंट कह सकते कि नहीं कह सकते। यहां डेफिनेशन में कहीं पे भी नहीं आता है कि वायर है कि नहीं है, वायर से कोई मतलब नहीं इसका। जैसे लाइटनिंग के टाइम पे, लाइटनिंग बारिश के मौसम में, लाइटनिंग में ऊपर से चार्ज का फ्लो नीचे अर्थ तक आता है, क्लाउड से सरफेस तक चार्ज फ्लो कर रहा, वायर तो होता नहीं, डेट इज करंट, वो भी करंट है। चार्ज फ्लो होना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है सिर्फ, और उसी के आधार पे डिवाइड करते Q/T। एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ वही कहलाएगा Q/T, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आते हैं यहां पे कि Q का जो वैल्यू है, Q वो कितना होगा और कैसा होगा। तो करंट के बारे में कहा जाए, कहीं पे भी करंट वगैरह फ्लो कर रहा हो, तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले हम लोग, ऐसा एक रेजिस्टर लिए, रेजिस्टेंस रहता है ना, ऐसा एक बैटरी लगा दी, तो करंट इधर से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसा, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, है ना। बैटरी के बड़े प्लेट से निकलता है करंट और छोटे प्लेट की तरफ जाता है। बड़ा प्लेट कहने का मतलब हाई पोटेंशियल, छोटा प्लेट कहने का मतलब लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। लेकिन एक्चुअल में करंट जो डिफाइन कर रहे हो चार्ज अपॉन टाइम, तो ये चार्ज कैसा होगा, तो ये चार्ज होगा पॉजिटिव होगा। बात है कि जब ये चार्ज पॉजिटिव है कि नहीं,
जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब यदि हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एटम के रिस्पेक्ट में तो प्रोटॉन होता है। तो क्या यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाला प्रोटॉन है क्या? नहीं, फ्लो करने वाला इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव कैसे? ये भी एक पॉइंट है। लेकिन जब ये पॉजिटिव है और फ्लो जो एक्चुअल में होता है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज यदि इधर जा रहा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इधर चलेगा, यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन। हम लोग कहते भी हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक्चुअल में। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता? तो सिंपल है, किसी भी एटम में देखें तो न्यूक्लियस में रहते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन घूमता है इधर ऑर्बिट में। खास बात क्या है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन इधर है सबसे हायर ऑर्बिट ऊपर में लास्ट ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रिक करंट में। ये इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिसिपेट नहीं करते, नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इंडिकेट करने के लिए एक एक इंडिकेट किया। ऐसा नहीं कि सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, कैसे 1 नहीं, सेकंड ऑर्बिट में कितने होंगे 8। तो यहां पे है इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी है इलेक्ट्रॉन। जो बाहर के ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट करता है, और उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है ये भी कोई फिक्स नहीं कि बाहर के ऑर्बिट में मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन हो तो तीनों पार्टिसिपेट करेगा, ये भी नहीं। इन तीनों में मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी देने में पार्टिसिपेट करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों नहीं। आउटर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी के सभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। करते कौन है? उसमें से कोई एक, करेक्ट है। जो पार्टिसिपेट किया उसी को कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिसिपेट नहीं किया उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहते। यानी कि सिंपल वे में कहे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद नहीं कर रहा है, ये कर रहा। अब बाहर वाले कुछ बचे हुए तो अंदर के इलेक्ट्रॉन का तो सवाल ही नहीं होता, और उसके अंदर होता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल के कहीं जा भी सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, प्रोटॉन को निकलना मुश्किल है। निकाल सकते हैं लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं। मतलब कोई निकालना हो प्रोटॉन को तो तार में तो फ्लो नहीं करेगा, वो तार पहले गल के खत्म हो जाएगा। तार जो है वायर वो पहले वेपर में बन जाएगा, गैस में, तब जाके उससे प्रोटॉन के निकालने के बारे में सोच सकते। तो ये जो तार वगैरह वायर हमारे घरों में लगा रहता है, इसके थ्रू तो प्रोटॉन का सवाल ही नहीं होता। तो प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस फ्लो करने में नहीं होता है, होता किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए इंडिकेट इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही करते हैं, प्रोटॉन के आधार पे नहीं। अब बात है इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे जो Q है, Q पॉजिटिव। तो देखो कोई भी टर्म हम लोग नया यदि डिफाइन करते हैं, कोई भी टर्म नया, तो कोशिश ये किया जाता है कि उसको पॉजिटिव फॉर्म में डिफाइन किया जाए।
डायरेक्ट नेगेटिव डेफिनेशन में नहीं आता। डायरेक्ट नेगेटिव जहां पे मजबूरी हो वहीं पे, अदरवाइज हर चीज को पॉजिटिव ही लिखते हैं, हर चीज को। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो होता है, उस पर नेगेटिव लिखे, लेकिन बाकी सब चीजों को हम लोग पॉजिटिव के फॉर्म में ही लिखते हैं। कहीं पे आगे फिजिक्स में है भी बहुत सारे टर्म, कहीं पे फॉर्मूले या डेफिनेशन में नेगेटिव आ रहा हो तो इंटेंशनली उसमें माइनस साइन लगा के उसको पॉजिटिव बना देते हैं। यानी टर्म्स वगैरह को नेगेटिव डिफाइन करने का रिवाज नहीं है, पॉजिटिव फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं। रेयर कंडीशन में जहां पे पॉसिबल नहीं हो वहीं पे। तो इसीलिए करंट भी बाय डिफॉल्ट हम लोग कैसा डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए चार्ज कैसा लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। इसीलिए करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो गया, और कुछ नहीं। अब पॉजिटिव फॉर्म में समझने में आसानी होती है, पहला काम ये। दूसरा, कैलकुलेशन आसान होता, नेगेटिव को साथ में लेके चलना नहीं पड़ता है। इसीलिए इंटेंशनली टर्म्स वगैरह को पॉजिटिव फॉर्म में ही डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये है करंट के बारे में। अब बात करते हैं चार्ज जो है मेन किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पता करें तो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कहने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन यदि क्वांटाइज्ड है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वो काउंटिंग के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। काउंटिंग के फॉर्म में इंटीजर, यानी जो पैटर्न होना चाहिए उसका डिस्क्रीट होना चाहिए। डिस्क्रीट, एक क्वांटिटी होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। समझो कि हमारे पास ऐसा स्टेप्स लगे हैं ऊपर जाने के लिए, दूसरा ऐसा स्लोप लगे हुए, दोनों से जा सकते हो। ये हुआ फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कोई भी पर्सन यदि इस स्टेप के बारे में कहा जाए, मान लो 1-1 मीटर का ही है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, एक 1-1 फीट का है, मान लो ये सभी 1-1 फीट के हाइट का है, तो कोई भी पर्सन किसी भी मोमेंट पे यदि कहीं पे है, किसी भी जगह है, तो हम लोग कहेंगे वो 2 फीट के हाइट पे है, 3 फीट के हाइट पे है, 4 फीट के हाइट पे है, 1 फीट के हाइट पे है। मतलब इस कंडीशन में पर्सन किसी न किसी स्टेप पे ही होगा, या तो यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है। पर्सन यहां नहीं हो सकता, इस जगह पे नहीं रुक सकता है। यहां किसे हवा में थोड़ी रह सकता है, पॉसिबल ही नहीं। तो पर्सन का हाइट इस बेस लेवल से, ग्राउंड से, या तो 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, ये हुआ कैसा, डिस्क्रीट। यहां का ये भी मान लो टोटल 4 फीट ही हाइट है, यहां पर्सन किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। ये टोटल हाइट जो है यहां से यहां तक, ये 4 फीट हो गया। ये है 2.72 फीट, हो सकता है कोई भी वैल्यू हो सकता है। यहां पे आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये हो गया 3.139 फीट। कोई भी पर्सन इस पे किसी भी जगह पे रुक सकता है। ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है और ये है डिस्क्रीट। इसमें पर्सन 2.4 फीट पे कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन के केस में है। इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। कहने का मतलब किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
नो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी के पास 12.6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है और उसको काट के छोटा नहीं कर सकते। अब कोई कहे 12.6 इलेक्ट्रॉन, नॉट पॉसिबल। मतलब 12 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को काटे। इलेक्ट्रॉन काटा जा सकता? मुश्किल है, पॉसिबल नहीं। इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर इंटीजर के फॉर्म में ही हो सकता है। और स्टूडेंट्स, तुम लोग को मालूम होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट है? ये होते उस पे चार्ज। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं चार्ज जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 9 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कोई भी होगा तो n इलेक्ट्रॉन होगा। और n कैसा होगा? n शुड बी इंटीजर। n इंटीजर होना चाहिए। करेक्ट है? तो ये आ गया हमारे पास करंट का फार्मूला NE/T। इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते? n का वैल्यू भी पता कर सकते है कि नहीं? n पता करना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? IT/E ऐसा। करेक्ट है? ये हो गया कंडीशन। ये है बेसिक कंसेप्ट वगैरह करंट वगैरह के बारे में। इसमें बहुत कुछ मालूम होगा, है कि नहीं? अब इसके आधार पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। Find current in a wire. Find current in a wire if 1 million electron flow in 1 millisecond. Flow in 1 millisecond. ट्राई करो इसको। हाँ, तो स्टूडेंट्स, करंट पता करना है तो बहुत सिंपल फार्मूला I = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखा है, इसलिए NE/T। ध्यान देने का, जब क्वेश्चन लिखाते हैं तो वीडियो को पॉज करना है, रोक देना है। रोक देने के बाद उसको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद न बने तब जाके फिर उस वीडियो को प्ले करके देखना है। डायरेक्टली देख लेने का कंटिन्यूअस में। यह है कि कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसा सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन खुद से टाइम लेके रखना, क्योंकि वो पॉज करके कर सकते तो उसके लिए एडिशनल टाइम फिक्स कर देना उसमें सही नहीं रहता है कि नहीं वीडियो में। तो ऐसा कर सकते। अब बारी है कि n कितना है। n लिखा है 1 मिलियन। अब ये बताओ 1 मिलियन कितना होता? तो 1 मिलियन जो है उसको कहते 10⁻⁶। 10⁻⁶ जो है उसको कहते हैं हम लोग 1 मिलियन। ये हुआ 1 मिलियन। बिलियन 10⁻⁹ बिलियन। थाउजेंड तो मालूम है, 1000 10⁻3। ट्रिलियन, मिलियन 10⁻6, बिलियन 10⁻9, ट्रिलियन 10⁻12। बेसिक टर्म में कभी जरूरत पड़े तो याद रख सकते हैं। n t कितना दे रखा है? 1 मिलीसेकेंड। मिलीसेकेंड कहने का मतलब 10⁻³ सेकेंड। करेक्ट है ना? 1 × 10⁻⁻3। देखो, SI सिस्टम में लिखना होगा, चार्ज कूलम में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए, तब जाके करंट एम्पियर में आएगा। तो करंट = लिखेंगे 1 × 10⁻6 इंटू E 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 1 × 10⁻⁻3। सभी को कंबाइन किया जाए 1.6 कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻10 एम्पियर। कूलम पर सेकंड भी कर सकते, एम्पियर भी कहा जाएगा। है ये सिंपल था। सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते, कोई भी कठिन काम नहीं रहता इसका। करेक्ट है?
नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, फिर आराम से नोट कर लेने का, और फिर जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बोले वैसा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करने का है। बिना लिखे हुए नहीं, वीडियो नहीं रुकता है। अभी रिमाइंड कर दे रहे, बाद में यदि ऐसा हो तो तुरंत पॉज करो, फिर आराम से लिखो है। वीडियो में ये फायदा है कि जो लिखा हुआ है वो गायब नहीं होगा, है कि नहीं, ये फायदा है, पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 meter, in a circle of radius 2 meter, a charged particle 11 coulomb moving with speed 10 meter per second, moving with speed 10 meter per second. Find current due to discharge. सॉल्व करो, बाद में फिर वीडियो देखने का। करेक्ट है? हाँ तो स्टूडेंट आंसर आ गए होंगे। नहीं आया तो देखो इधर क्या कह रहा है। चार्ज पार्टिकल जो है ऐसा सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में सर्कुलर मोशन कर सकते। स्पीड कितना दे रखा है इसका, स्पीड गिवन है 10, रेडियस इज 2 और चार्ज इज 11 कूलम मीटर पर सेकेंड। सभी एसआई सिस्टम में, आंसर एसआई सिस्टम में ही आएगा। अब देखो कोई चार्ज पार्टिकल है Q, यहां अकेला है एक चार्ज, यहां से इस तरह से चलते हुए आ रहा है। अब एक ही चार्ज है तो करंट कैसे होगा, इक्विवेलेंट करंट होगा। हर समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या पता करना रहता, रेट के आधार पे हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। कैसे पता करेंगे तो देखो फार्मूला है I = Q/T। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए समझ लो, कैलकुलेशन को समझने के लिए, इस चार्ज को यहां से यहां तक एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लगते हो। टाइम अलग आएगा, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। समझने के लिए क्या है, नॉर्मल सिंपल वैल्यू लेके समझे तो कैलकुलेशन मतलब समझ आसानी से आता है। इस चार्ज को घूमने में यहां पे 2 सेकंड लगता है। मान लो कोई पर्सन यहां पे है, इस लोकेशन पे है, पूरा सिस्टम वगैरह नोटबुक वगैरह लेके बैठा है, देख रहा है चार्ज जा रहा है कि नहीं। वो देखा कि चार्ज गया, इधर से घूम के कभी ना कभी आएगा। वो देखा चार्ज गया, घड़ी स्टार्ट किया, कितना चार्ज गया 11 कूलम। फिर देखा कि कुछ देर के बाद फिर से 11 कूलम गया, कितने सेकंड के बाद, जब यहां से चार्ज गया उसके बाद इधर से ऐसा चक्कर लगा कि वही आएगा, तो कितने समय के बाद आया, 2 सेकंड के बाद। तो देखा 2 सेकंड में फिर से 11 कूलम गया, फिर वेट किया तो फिर घूम के वही आएगा, फिर 11 कूलम। इस पर्सन को मालूम नहीं कि वही चार्ज घूम के आ रहा है कि कैसे आ रहा है। मान लो यहाँ है, बड़ा सा सर्कल है, उसको कुछ क्या दिखाई देगा, अपना बंद कमरे में फोकस्ड है, ये कैसा भी घूम के आए, वही आए, दूसरा आए, तीसरा आए, कोई मतलब नहीं। हाँ, पर्सन जो यहाँ पे है वो सिर्फ देखता रहेगा। क्या देख रहा कि चार्ज आ रहा है फ्लो करते हुए, ऐसा फ्लो करते हुए चार्ज गया, फिर फ्लो करते हुए आया, फिर फ्लो करते हुए आया, ऐसा चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो करते जा रहा है। सिंपल है। तो क्या देख रहा है पर्सन, चार्ज फ्लो कर रहा है और 11 कूलम हर एक बार 2 सेकंड में, यही ना। तो हर 2 सेकंड में अब 4 सेकंड वेट करेंगे तो कितना आएगा 22। तो 22/4 लिखो या 11/2 लिखो, होता तो सेम ही है ना। तो इसीलिए हम लोग पता करेंगे, सबसे पहला काम Q तो दे रखा है वही होगा,
टाइम यहां से यहां आने में कितना समय लगता है, एक चक्कर मतलब इतना चार्ज को पास होने में कितना समय लगा, फिर वही चीज रिपीट हो रहा बार बार। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टाइम पता करना। तो टाइम कैसे पता करेंगे, तो चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक चल रहा है, कितना डिस्टेंस चल रहा, टाइम लिखते कैसे हम लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। डिस्टेंस कितना, ये यहां से यहां चल रहा है तो कितना डिस्टेंस चलेगा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और स्पीड कितना हो गया v के इक्वल, तो ये हो गया 2 पाई आर अपॉन v। वैल्यू रख दिया जाए, बाद में रख सकते एक साथ, बहुत सिंपल है। I इक्वल टू Q बाई टी, टी की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई आर इंटू v। अब वैल्यू रख दो, बोलो Q कितना 11, v 10, 2 पाई कितना 22/7 लिख लेते, और r कितना है 2, तो ये 7 ऊपर जाएगा, 11 से इसको डिवाइड कर दिए 2 हो गया, 7 ऊपर 7 और ये 10 कितना 70, 2 2 2 कितना 8, यानी कि 35/4, 35 का हाफ 17.5/2, और फिर उसका हाफ कितना आ जाएगा 8.75 एम्पियर। सिंपल है, मतलब करना कुछ नहीं है, चार्ज पता करो, टाइम पता करो, रेगुलर इंटरवल का टाइम होना चाहिए, लेकिन रिपीट होगा, रिपीटेशन यानी पीरियोडिक मोशन के केस में आसानी से पता कर सकते हैं। करेक्ट है, नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन करंट इफ स्पीड बिकम्स 2v। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा, कितने स्पीड से चल रहा है v से। दूसरा, इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलता है, एक सेकंड में यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पे 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन आएगा, वही आएगा जितना इमिट करेगा उतने। करंट कितना होगा, करंट हम लोग चेक करें तो फार्मूला है Ne/T, n के जगह 100, E 1.6 10⁻⁻19, और ये 1.6 10⁻⁻17 एम्पियर। करेक्ट, ये हो गया पहला कंडीशन इनिशियल। फिर लिखते हैं हम लोग फाइनल कंडीशन I', स्पीड डबल कर दी, लेकिन ये वाला नहीं बदला, सवाल में सिर्फ इसके बारे में कहा है। हम लोग को लगता नहीं ज्यादा तेजी से चल रहा हो तो करंट ज्यादा होगा, स्पीड मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। अब सोचो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन ही निकले, चाहे स्पीड कितना भी तेजी से चले, कलेक्टर 1 सेकंड में 100 ही रिसीव करेगा। मान लो कोई कहे कि यहां से 100 निकल रहा है, v स्पीड से चल रहा है, ये 100 रिसीव किया, डबल स्पीड से है तो 200 रिसीव करेगा, हो सकता है 1 सेकंड में ये 100 निकाले, मतलब ये 100 दे रहा है और ये 200 रिसीव करे, 200 कहां से आएगा, आ ही सकता क्या, नहीं, चार्ज कंजर्व होता है, जो है उतने ही है, जितना ही देगा उतने ही रिसीव करेगा। तो स्पीड का कोई मायने हुआ क्या, कोई मायने नहीं है, स्पीड ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि चार्ज का फ्लो का रेट गिवन हो। यदि चार्ज का फ्लो का रेट बदल दे, कहे कि अब 200 चार्ज चल रहा हो पर सेकेंड, हो गया करंट बदल गया। स्पीड बदल देने से यदि ये बदल जाता हो तो बदलेगा, लेकिन इस बार सवाल में कहा जो इमिटर है यहां से 1 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन ही निकल गए। सिंपल सा समझो, कहीं पे भी हम लोग क्या देखते हैं, मान लो एक सिंपल एग्जांपल, मुंबई से पुणे तक कोई बहुत सारे लोग टैक्सी या कार की हेल्प से जा रहे हैं, मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे जा रहे हैं, मुंबई से चलने वाले हर एक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, 40 से ज्यादा स्पीड से नहीं चलना है किसी को। मुंबई से चल रहा 100 कार पर आवर,
1 घंटे में 100 कार ही निकल रहे हैं। अब 40 के स्पीड से चल रहा तो स्लो चलेगा, बराबर है। स्लो चलेगा, पुणे पहुंचेगा कितना, बहुत देर के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा कितना, 1 घंटे में 100 ही पहुंचेगा। अलग पहुंच सकता क्या, नहीं। सभी कार आपस में सटे सटे होंगे, कम कम डिस्टेंस का होगा, स्लो चल रहा है। वही दूसरा कंडीशन, 100 कार ही चल रहा है पर आवर, लेकिन कंडीशन बदल दिया। क्या कंडीशन बदल दिया, स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, फास्ट चलेगा तो 2 कार के बीच का गैप बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जैसे कहते हैं कि ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक बंद है, तो कार सब स्लो चलता है, कार का नंबर तो उतने ही होते ना, वैसे ही कार का नंबर कहाँ से बदल जाएगा। स्लो चलने से ज्यादा कार, फास्ट चलने से कम कार, ऐसा तो हो नहीं सकता। कार के नंबर उतने ही है जितने पहले थे, कार के नंबर में कोई चेंजेस नहीं। तो इसीलिए फास्ट चलेगा तो कार के बीच में गैप ज्यादा, स्लो चलेगा तो कार के बीच में गैप कम, लेकिन नंबर ऑफ कार उतने ही होगा जितने हैं। इसलिए आई डैश फॉर्मूला ही है Q/T, n का वैल्यू 100। इसमें स्पीड का टर्म आया क्या, नहीं आया, क्योंकि टाइम 1 सेकेंड ही दे रखा। पिछले सवाल में क्या है, टाइम पता करना था 2πr/v से, तो v इंपॉर्टेंट था। इस बार टाइम 1 सेकेंड दे रखा तो इंपॉर्टेंस खत्म। तो इसीलिए दोनों कंडीशन में कैसा, सेम। सो I = I डैश, दैट इज नो इफेक्ट, यानी कि करंट में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, नो इफेक्ट। करेक्ट है, ये है सिंपल कैलकुलेशन। अजीब सा लगता है ना, स्पीड डबल कर दिया तो करंट बढ़ जाना चाहिए, नहीं। दूसरा फैक्टर भी है, डिसाइड ये करता है कितने चार्ज जा रहे हैं पर सेकेंड, वो इंपॉर्टेंट है, स्पीड नहीं है। स्पीड यदि बढ़ रहा हो, बदल रहा हो, तो उससे भी हम लोग यही पता करते कि 1 सेकेंड में कितने चार्ज जा रहे हैं, वही पता करते हैं। करेक्ट है, यही है बेसिक कंसेप्ट। मतलब पता यही करना है, क्या रहता है, स्पीड भी दिया है तो पता यही करना है, और यही दे रखा है सवाल में, तो कोई मतलब नहीं। करेक्ट है, तो ये है बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह। आगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे के पॉइंट्स। ओके।